हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड शो। आज हम इस प्रोग्राम को उस समय कर रहे हैं जब हमें पता है कि वेस्टर्न एशिया में काफ़ी जो है अनसर्टनिटी का माहौल जो है वो छाया हुआ है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैपनिंग देयर। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे तो हमको देखने को मिला, जो अच्छा बिल्कुल नहीं है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी अनसर्टन एनवायरनमेंट के बीच मार्केट में हलचल और वोलेटिलिटी जो है वो कायम रह सकती है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और कुछ फंड्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये एक अपॉर्चुन टाइम है, राइट टाइम है टू गेट इन्वेस्टेड इनटू सम म्यूचुअल फंड्स है, या फिर सिप जो है उसका हमें इस समय क्या करना चाहिए। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर रोहित टंडन, ही इज फंड मैनेजर एट कोटक म्यूचुअल फंड। रोहित जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। Thank you for having me. रोहित सर, सिचुएशन तो हम सबको मालूम है। नाउ वी हैव यूएस एंड इजराइल अटैकिंग ईरान, और ईरान के बाद जो उनका रिटेलिएटरी अटैक था दैट वाज ऑन द एंटायर मिडिल ईस्ट नेशंस, जो पहले सोचा नहीं गया था पर ये हो गया है। एंड हमारी इंडिया की, एज फार एज द एक्सपोर्ट इज कंसर्न्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। क्रूड वहां से 55% लाते हैं। देन यू हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट अगेन हैज कम इनटू अ लाइमलाइट एंड फोकस, जिसके चलते हुए हमने देखा कि क्रूड ऑयल के दामों में तेज एक इजाफा देखने को मिल रहा है। गोल्ड अगेन ए सेफ हेवन की तरफ से उभर के आ रहा है और इक्विटीज पे डेंट पहुंच रहा है। तो अभी आपको इन सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में मार्केट्स कैसा देखते हैं आप? व्हाट इज योर आउटलुक ऑन द मार्केट्स नाउ? It's good to understand where we are, to understand where we'll go to. तो करंटली तो जैसा आपने बोला, सिचुएशन रिस्क ऑन की है। और रिस्क ऑन में पहली चीज जो लोग बेचते हैं वो जो सबसे लिक्विड एसेट होता है, इक्विटीज, उसको लोग रीडिंग करते हैं, लोग उसको निकालते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर इन्वेस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटेल। रिटेल इज मच मोर स्ट्रक्चरल एंड दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कीप हैपनिंग. Now, for the future, there are three scenarios one can think about. One is a high intensity but low duration sort of conflict. The second is a long duration conflict, but it continues in low intensity. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि you can't have a high density, a high duration and a high intensity conflict. वो कैपेबिलिटी नहीं है. ठीक है. इन दोनों सिनेरियोज में आप, अगर आप अपोजिंग पार्टीज को देखिए, सो द यूएस हैज नॉट बीन इन्वॉल्व्ड और एम्ब्रॉयड इन अ वेरी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेट. We have seen other countries getting embroiled, but after Afghanistan, that has been their philosophy that they'll go in, they'll make the changes that they need to make, and they'll come out. If it continues to be just like the template that they have been following in the recent past, मुझे लगता है ये कुछ दिनों की बात है और हम लोग बाहर निकल आएंगे. थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकती है अगर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. उससे एक रिस्क प्रीमियम टाइप की चीज बिल्ड हो जाएगी. बट अगेन दैट कैन नॉट बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल एज सच. especially even in the short term it won't be very very impactful, और लॉन्ग टर्म में तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो भी सिनेरियो है वो धीरे धीरे, और मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली वो पहली वाली चीज होगी. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल हैव क्लैरिटी वेरी सून. सो द ओनली मैसेज दैट आई वुड गिव टू पीपल हु आर लिसनिंग, please continue. You have seen a lot of conflicts, you have seen a lot of situations developing. This is another risk on phase. When you will stay in markets, you will face these things. So this is part of life. Carry on. See, directly it doesn't affect us. Indirectly, जैसे आपने कहा, वो क्रूड एक्सपोर्ट्स, उनमें हम लोगों को फर्क पड़ता है. बट मुझे लगता नहीं कि ऐसे सिनेरियो आएगा कि हम लोगों को स्ट्रक्चरली फर्क पड़े. बिल्कुल सही कहा आपने कि ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, पर अनसर्टन एनवायरनमेंट के बीच में डर तो लगता है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत डर जाता है, पर थैंक्स टू कोविड, उसके क्राइसिस के बाद काफ़ी अवेयर हो गए हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, और वो भी रिस्क को जो है, जैसे कि आपने कहा कि उसको समझना समझ चुके हैं, इस मार्केट को कैसे टैकल करना है उसे भी समझ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने एक क्रैक देखा है मार्केट्स में, इक्विटीज में, it's an opportunity to really get into the markets and buy mutual funds and quality stocks?
देखिए, आप लोगों की जो सिप्स, मतलब जिस जो भी इन्वेस्टर की सिप वगैरह चल रही है, देर इज नो रीजन टू स्टॉप दैट सिप, और देर इज नो वे दैट वन शुड डू एनीथिंग. एज फार एज लमसम्स आर कंसर्न, दैट इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ योर ओन एक्सेस अमाउंट. सो आपके पास किसी वजह से कोई एक्सेस अमाउंट आता है, आपको इमीडिएटली वो इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है. दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. The more important thing is SIPs, because that is the structural nature of investments. There is no need to stop it because of this particular thing. That's the only message that I can give. और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सिप को आप रोकते नहीं हैं। जब मार्केट गिरता है तो सिप का फायदा तो तभी हम निवेशक जो है वो उठा सकते हैं। चलिए कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। जी. गिरते बाजार में अब हम देख रहे हैं कि डिफेंस एक बार फिर उभर के आ रहा है एज अ थीम, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गड़बड़ा जाती है तो डिफेंस पे एक बार फिर फोकस आ जाता है। और क्रूड से रिलेटेड कुछ कंपनीज में जो है वो फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। सो क्रूड इज अनदर कमोडिटी जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। रुपए की वीकनेस भी हमारे अगेंस्ट प्ले कर रही है इस बार, क्योंकि अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो रुपया भी वीक हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन इज डेडली फॉर आवर इकोनॉमी। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स या ऐसे कुछ कमोडिटीज है जिन पे हम सबका फोकस रहेगा। तो ऐसे में कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपको लगता है कि हमको फोकस में रखने चाहिए, और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो हमको क्लियरली अवॉइड करने चाहिए अंडर करंट सर्कमस्टांसेस। देखिए, एज फार एज रुपी इज कंसर्न, एज फार एज क्या कहते हैं, क्रूड इज कंसर्न, ये इम्पैक्ट तो हमको देखने को मिलेगा. द ओनली थिंग इज कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल कंपनीज लें. अभी आपने कल ही देखा है, ऑटो के नंबर्स आए हैं. फॉर ऑल द कंपनीज दे हैव बीन सिग्निफिकेंटली गुड. तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर मैं ऑटोज में इन्वेस्टेड था, आज मुझे बेच देना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ, यहाँ से अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो तो डोमेस्टिक स्टोरीज, खा चाहे वो यूटिलिटी स्पेस में हो, चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से लिंक्ड हो, उनमें ज़्यादा रीज़न है इन्वेस्ट करने का. एज फार एज थिंग्स जहाँ पर या इंडस्ट्रीज जहाँ पर जहाँ पर क्या कहते हैं, आप ज़्यादा डिपेंडेंस देखते हैं क्रूड पे, उन पे थोड़ा सा रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए. बाकी ओवरऑल सिनेरियो में कुछ नहीं चेंज हुआ है. जैसे फाइनेंशियल्स के केस में क्या कुछ चेंज हुआ है कल से आज में, या परसों से आज में? ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बिल्कुल सिनेरियो में चेंज नहीं हुआ है, डोमेस्टिक स्टोरी हमारे अभी स्ट्रांग है, लेकिन यस एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो ही मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कहा कि ऑल दीज वोलेटाइल मूवमेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट्स। इसके बगैर मार्केट जो है वो अच्छा भी नहीं लगता कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डायरेक्शन चेंज करना जो है, जो गियर जो है वो बाजार के बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। ऐसे में ये बताइए कि आप अभी कितनी परसेंटेज, आप कितने कैश पे है इस समय, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आर यू ऑन स्टिल ऑन कैश और आर यू डिस्पर्सिंग ऑन एवरी टिप? देखिए, हम लोग कोटक म्यूचुअल फंड में कैश कॉल्स ऐसे लेते नहीं हैं. जैसे हम लोगों के डाइवर्सिफाइड फंड्स जितने भी हैं क्रॉस कैटेगरीज, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह, उनमें कैश कॉल्स नहीं ली जाती. वी आर ऑलवेज इन्वेस्टेड टू अ लार्जर एक्सटेंट. जो भी कैश होता है वो इसीलिए होता है एक सेफ्टी बफर बनाने के लिए, कि ऑल ऑफ अ सडन कोई रिडेम्पशन आ जाए या कुछ आ जाए तो आपके पास कैश उस वजह से होना चाहिए. बट वी डोंट टेक कैश कॉल्स एज सच. There is a specific fund which I manage which is called बैलेंस एडवांटेज फंड. वहां पर एक मॉडल डिसाइड करता है कि आपका इक्विटी एलोकेशन कितना है और आपका फिक्स्ड इनकम एलोकेशन कितना है. तो वहां पर अभी हम लोगों का 57% इक्विटी एलोकेशन है. हम लोग इतना 80% जितना जा सकते हैं, और नीचे में हम 20% जितना जा सकते हैं. वहां हम पर एक एसेट एलोकेशन कॉल लेते हैं, उसके अलावा हम लेते नहीं है. और ये सर जो एसेट एलोकेशन कॉल है ये ज्यादा मॉडल ड्रिवन होती है. ये फंड मैनेजर ड्रिवन नहीं होती, ये मॉडल ड्रिवन होती है. ड्रिवन होती है। सर लार्ज कैप फंड के बारे में बताइएगा। कोटक लार्ज कैप फंड परफॉर्मेंस हैज बीन ब्रिलियंट। अगर हम देखें तो पिछले 23 साल में ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 18%, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप इस स्कीम में अगर किसी को नया निवेश करना हो तो वुड यू हाउ वुड यू एडवाइज हिम और हर? देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप एवरग्रीन स्टॉक्स में रहना चाहते हैं, जिनमें थोड़ा सा रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होगा पर रिस्क बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, आप अगर किसी
एवरग्रीन स्टॉक्स, एवरग्रीन सेक्टर में रहना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट थीम्स जो हर कुछ देर में बदल सकती हैं तो डिफरेंट फंड्स हो सकते हैं, या अगर आपका, क्योंकि हम लोग 80% से ज़्यादा फंड लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और लार्ज कैप्स की खासियत ये होती है कि उनका अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकती और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकती। आई मीन दैट इज लाइक अ वेरी स्टेबल शिप, जिसको कोई ऐसा कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है जो इसको इम्पैक्ट करे। सो इट गिव्स यू अ सर्टन स्टेबिलिटी इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। अगर आप ऐसे आदमी हैं जो एक स्टेबल विद इन इक्विटी रहना चाहते हैं बट एक स्टेबल एलोकेशन चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो हम लोगों का पास्ट रिकॉर्ड है, और फ्यूचर में भी हम ट्राइंग चाहेंगे कि हम लोग अपने पास्ट रिकॉर्ड से बेहतर ही करें। वो हमारी एफर्ट होगी। और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक साल में 40% और दूसरे साल में कुछ नहीं, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। सर ये बताइए, अभी जो आपका लार्ज कैप फंड है उसकी वेटेज किस हिसाब से बंटी हुई है? विच आर द सेक्टर्स which you are heavy on, and which are the sectors that you are trimming your positions in? देखिए, हम लोगों के जो ओवरवेट्स हैं वो ज़्यादातर एनबीएफसीज और कुछ सिलेक्ट बैंक्स में हैं। हम लोगों के और भी जो हैं वो ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंक्स में हैं। और तीसरा जैसा डिफेंस में भी हम लोगों के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर डिफेंस एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो ये तीन सेक्टर्स हैं जहां पर हम लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं न्यूट्रल या उन सेक्टर्स की बात करूं जहां हम लोगों का वेट कंपैरेटिवली कम है, तो जैसे एनर्जी की बात करूं तो हम जी। लोगों का एक्सपोजर उसमें कम है। हम लोगों का एक्सपोजर कम है कंजम्पशन, बेसिकली एफएमसीजी टाइप के, कंज्यूमर स्टेपल्स टाइप के नामों में, उन उन टाइप की चीज़ों में हम लोगों का एक्सपोजर कम है। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को ग्रोथ इन्वेस्टर बनना है, पर ग्रोथ खरीदते हुए हम लोगों को वैल्यूएशंस बहुत हाई नहीं देनी है। जो आपकी एनर्जी कंपनीज आ जाती हैं वो आपको ग्रोथ नहीं देती, वो वैल्यू कंपनीज होती हैं। इसलिए हम लोग उनमें एक्सपोजर नहीं लेना चाहते। बाकी एज फार एज स्टेपल्स आर कंसर्न्ड, अगेन वहां पर भी ग्रोथ की बहुत इश्यूज हैं, वो ग्रो कर नहीं पा रही हैं वो कंपनीज। तो वो हम लोगों के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में नहीं बैठती है। रोहित सर, एक सेक्टर जो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं सारे अभी, और कुछ सालों पहले अगर हम बात करते तो वो एक हैवी वेट हुआ कर सकता होता था सबके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में, आईटी। अब एंथ्रोपिक नामक कंपनी भी आ गई है जिसका एक डेंट, सिवियर डेंट हमारे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। आईटी एज अ स्पेस, क्या आपको लगता है इतनी डीप करेक्शन के बाद इज द राइट प्लेस टू बी, या फिर हमारी कंपनीज को गहरे बदलाव देखने होंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स कमिंग इन अगेन? तो इस समय ओवरऑल व्यू आपका आईटी स्पेस पे क्या है? देखिए, आईटी की अगर हम बात करें तो जितना नेगेटिव सिनेरियो बनाया जा रहा है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। दो वजह से। एक तो अक्रॉस साइकिल्स जब भी हम लोगों ने देखा है कि कोई नया टेक साइकिल आया है, तो दीज कंपनीज हैव बीन एबल टू री इन्वेंट देमसेल्व्स। और दूसरी चीज ये कि ये कंपनीज फोर फ्रंट में है टेक्नोलॉजी की, और ये एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और काफी हद तक वो सर्विस ऐसे रेगुलेटेड प्लेयर्स को प्रोवाइड करती है जैसे बीएफएसआई। अब बीएफएसआई प्लेयर्स ऑल ऑफ अ सडन अपना काम करने का तरीका एआई में नहीं डाल देंगे, वरना उनका जो भी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल कैन मूव आउट ऑफ देयर डोमेन एंड गो इनटू समवेयर दैट दे हैव नो कंट्रोल ऑफ। तो मेरे को लगता नहीं है कि जितना नेगेटिविज्म है वो जस्टिफाइड है। एट द सेम टाइम, देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि इम्पैक्ट तो फिर भी रहेगा। और हम लोगों को ने अभी तक यू नो देखा नहीं है उसका इम्पैक्ट नंबर्स पे। बिकॉज अभी तक कंपनीज बहुत सारे रीजंस की वजह से कह रही थी कि हमारे ग्रोथ रेट्स उतने अच्छे नहीं थे। अगर एक डिफ्लेशन होगा तो एक इन्वेस्टर्स के मन में डर हो सकता है कि ये कंपनीज टेम्परेली डीरेट हो सकती है। सो वाइल जो आपकी बात सही है कि
एक कि एक तरफ आपको अच्छा लग रहा है और दूसरी तरफ आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हाई नहीं है। हम भी वेट कर रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। जैसे क्लैरिटी हम लोगों को थोड़ी सी एनवायरनमेंट से, कंपनी से, रिजल्ट से मिलेगी, देन वी विल हैव अ बेटर चांस ऑफ ओनिंग दीज कंपनीज टू अ हाई प्रपोर्शन। इस टाइम पे फॉलिंग नाइफ्स को हम नहीं पकड़ना चाहते, जिससे पोर्टफोलियो को इमीडिएट टर्म में पेन मिले। रोहित सर, अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट पे बात करें तो हम पहले भी अभी भी जब हम 26-25,000 प्लस पे भी निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि वैल्यूएशंस जो है थोड़ी अभी भी स्ट्रेच्ड है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी फ्रॉथ है। लेकिन अब जो करेक्शन हम देख रहे हैं, निफ्टी इज डाउन नियरली 7, आई थिंक 6 to 7% फ्रॉम highs. Your mid cap index is down again 6 to 7%. Small cap is down 15% from high, still down. तो ये फ्रॉथ और वैल्यूएशन के कंसर्न्स अब हमको छोड़ देने चाहिए। देखिए, आपकी बात सही है कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा करेक्शन तो हुई नहीं है, तो वैल्यूएशन अभी भी एट एन इंडेक्स लेवल करेक्ट नहीं हुई है। बट दूसरा तरीका इसका ये देखने का है कि आप कंपेयर कीजिए कि इंडेक्स कितना गिरा है और मीडियन स्टॉक, मतलब जैसे अगर 100 स्टॉक है तो 50वां स्टॉक उस हाँ। उस इंडेक्स का वो कितना गिरा है, तो आपको दिखेगा कि वो तो सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गया है। तो इंडेक्स इज होल्डिंग अप due to a few companies which are say 10, 15, 20% of them, and the 70-80% of the market, or the 70-80% of the index has seen a good amount of correction. So if one is looking at the index level, one will have the feeling that you said कि यार valuations तो नीचे आई नहीं है। स्टॉक लेवल पर अगर आप देखिए तो आपको वैल्यूएशंस काफी ज्यादा करेक्शन जोन में दिख रही है। और एक चीज ये भी होती है, देखिए वैल्यूएशन सिर्फ महंगी या चीप होने से कोई खरीदता या बेचता नहीं है स्टॉक्स को। लोग खरीदते बेचते हैं बेसिस ट्रिगर से। और सबसे बड़ा ट्रिगर अगर आपके पास कुछ आ सकता है तो वो अर्निंग्स का हो सकता है। अप्रैल की हम लोग वेट करते हैं, अप्रैल में देखते हैं कि कॉर्पोरेट कमेंट्री क्या कहती है और क्या F27 के ग्रोथ पे हम लोगों को कितना कॉन्फिडेंस आता है। एक बारी इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आने दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें हैं कि स्टॉक्स नीचे हैं और मार्केट चीप हो गया है पर फिर भी लेने लायक नहीं हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों का एक कंक्लूजन आ जाएगा हमारे पास। ठीक। रोहित सर, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ऐसे सिनेरियो में क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर ऐसा है जो थोड़ा रिस्क कम लेना चाहता है, क्योंकि जैसे 57% इक्विटी है करंटली उसमें, और वो ये कहता है कि मैं अपना डिसीजन, मेरे को फिक्स्ड इनकम में भी रखना है, मेरे को इक्विटी में भी रखना है, पर मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये डिसीजन आपको आउटसोर्स कर देता हूँ। तो वो डिसीजन हम लोग थ्रू मॉडल और वट हम ले पाएंगे। तो अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, जो ओके है इक्विटी में इन्वेस्ट करने में, फिक्स्ड इनकम से इन्वेस्ट करने के, तो वो ये इन्वेस्टमेंट देख सकता है। इसमें प्राइमरली होता क्या है, अगर इक्विटी सस्ता होता है एट एन इंडेक्स लेवल, देन इट्स इंक्रीजेस द एक्सपोजर ऑफ इक्विटीज। And if equities go expensive, then it sells equities and it converts to fixed income. तो ये सब जो इंटरप्ले होता है दो एसेट क्लासेस का, ये विद इन द फंड हो जाता है, रादर देन एन इन्वेस्टर पहले वो दोनों खरीदे, फिर टाइमिंग डिसाइड करे, फिर बेचे, फिर खरीदे। तो ये एक मैं क्या कहूँ इसको, एक ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन एनालिसिस इन्वेस्टर का वो आउटसोर्स कर रहा है फंड मैनेजर को, और फंड लेवल पर ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। रोहित सर, इस बार तो फिर से गोल्ड पे हमारा फोकस जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर, हालांकि हमने करेक्शन भी देखा था उसमें, पर एक बार फिर जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो गोल्ड पे सबकी नजर चली जाती है। तो अगर मेनी पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, सो आपका इस पे नजरिया क्या बन रहा है? इज गोल्ड स्टिल लुकिंग स्ट्रांग टू यू? देखिए, जैसा आपने कहा ना कि गोल्ड में वो पीरियोडिक लोगों का इंटरेस्ट आता रहता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है तो कुछ हो जाता है। वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट इट। किसी को नहीं पता कि गोल्ड का एक्चुअल दाम क्या होना चाहिए और कितना जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, कितना प्रीमियम कम हो सकता है। वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट इट। हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप
का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस एक सर्टन है, जैसे 100 के करीब है, तो उसका कुछ परसेंटेज, वेदर इट इज 5, 10, 15, 20, वॉट एवर, आपको उसका कुछ परसेंटेज गोल्ड में डाल देना चाहिए, जस्ट टू हेज योर पोर्टफोलियो। अदरवाइज, गिवन ऑल दीज चेंजेस विच आर हैपनिंग टू द जियो पोलिटिकल क्लाइमेट, देखिए जियो पॉलिटिक्स आज का टर्म नहीं है, वो 100 साल 200 साल पहले भी हुआ करता था। बस पहले क्या होता था, एक आदमी होता था जिसको सब मानते थे, जिसकी जो डिसाइड करता था सबके लिए। अब वो नंबर ऑफ प्लेयर्स कुछ बढ़ गए हैं, और अनसर्टेनिटी उसकी वजह से थोड़ी बढ़ गई है। सो अब इट्स सब टाइम टू। खेल करेक्ट। सर ये बताइए, अगर कोई अब बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए थे कि हम अब क्योंकि मार्केट करेक्ट हो चुका है तो हमें एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। सो व्हाट शुड बी द मिक्स लाइक, और कैसे कैसे हमको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए एज फार एज द म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से फ्लेक्सी कैप टाइप की स्ट्रेटेजी में जरूर होना चाहिए। बिकॉज हाँ, उसका एक लार्ज पोर्शन लार्ज कैप्स में होता है, बट कुछ एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप्स में भी होता है। तो आई थिंक फॉर एनी इक्विटी इन्वेस्टर दैट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो। The other add-ons or not to add-on decisions are largely basis that particular investment theme that he has. So you have one diversified fund, and then you can look at a few thematic funds. That might be two, three, four, whatever. और मेरे हिसाब से किसी को 5-6 से ज्यादा स्कीम्स या फंड्स अपने पास नहीं रखने चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स टू कंफ्यूजिंग टू ट्रैक इट। देखिए, फॉर एन इन्वेस्टर, उसको अपना पोर्टफोलियो ऐसा रखना चाहिए जो वो आराम से समझ सकता है, जो वो आराम से ट्रैक कर सकता है, और ना कि ऐसा जो म्यूजियम की तरह हो, जिसमें आपको समझ ही नहीं आए कि हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। जी जी, रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।